नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने इसका पहला भाग डाला था और आज ये दूसरा भाग है। असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, डील कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे आज बातचीत करेंगे और बहुत लंबा क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वाला नहीं होगा, क्योंकि उसको हम एप्लीकेशन में ऑलरेडी या फिर क्लास के दौरान ऑलरेडी करा ही रहा हूँ, तो उसी चीज़ को कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बच्चे यूट्यूब में ही देखते हैं, जैसे कोर्स नहीं लिया है किसने, तो वो देख सकता है कि पिछले साल किस तरीके के प्रश्न आए। और ये मतलब ये अगर मैं कहूँ 2013 का ये पार्ट 2 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आप समझ जाइए कि पार्ट 1 आ चुका है, यानी 30 प्रश्न पहले हमने किए हुए। इस सिलेबस को दिखाने का मतलब यही रहता है बस मेरे को, कि इस सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं आते। हो सकता है पिछले साल जो प्रश्न आए वो प्रश्न थोड़े आसान स्तर के लग सकते हैं आपको, लेकिन इस बार जो प्रश्न आएंगे कठिन स्तर के आएंगे, लेकिन एकदम सिलेबस से ही आएंगे। एक जीवित विद्यालय, अ लिविंग स्कूल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी आप जीवित स्कूल किसे मानेंगे, कौन सा उसका क्वालिटी होगा तो जीवित स्कूल माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, अच्छा मुख्याध्यापक होना चाहिए, यानी हेडमास्टर अच्छा होना चाहिए। दूसरा, सक्षम अध्यापक होने चाहिए, यानी पर्याप्त सफिशिएंट टीचर होने चाहिए। और तीसरा कहता है पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम अच्छा होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वैसे इसका उत्तर हो जाएगा ये, अगर मैं जीवित स्कूल, अच्छे स्कूल की बात करूं तो इसमें ये तीनों ही क्वालिटी होने चाहिए। वैसे और भी क्वालिटीज होती हैं, जिस क्वालिटीज को आपको मैं क्लास में पढ़ाऊंगा या फिर पढ़ाया हूं, तो उसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कहता है कि विद्यालय पद्धति के संगठन संगठन और प्रशासन के अनुसार निम्नलिखित को क्रम अनुसार ऊपर से नीचे वर्गीकृत करें। विद्यालय पद्धति के संगठन और प्रशासन के अनुसार निम्नलिखित को क्रम के अनुसार ऊपर से नीचे व्यवस्थित करना है। कौन सबसे ऊपर आएगा, कौन सबसे नीचे आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे ऊपर संगठन और प्रशासन के अनुसार निम्नलिखित क्रम से ऊपर से नीचे, मतलब सबसे पहले तो ऊपर ही आएगा, ऊपर वाला सबसे आएगा। मतलब जो कार्य ऊपर से होते होंगे वो सबसे पहले आएंगे। तो सबसे पहले ऊपर से क्या होता है, ऊपर से कौन सी चीज की जा सकती है? सबसे पहला ऊपर से कहने का मतलब कि अगर कोई प्रशासन की व्यवस्था है तो उस प्रशासन की व्यवस्था में जो उच्च पद पर आसीन है वह कोई कार्य करेगा, उससे नीचे पद पर आसीन वाला काम करेगा उसके नीचे पद पर। तो जो उच्च पद वाला है वह कौन कौन से कार्य होंगे या कौन कौन से निर्णय होंगे, कौन कौन से क्रम होंगे, उसको पूछा गया। तो सबसे ऊपर वाला जो है वह क्या लेता है? निर्णय लेता है, यानी सबसे पहले आ जाएगा एक के बाद क्या आएगा? दूसरा। देखते दूसरा, जब निर्णय ले लिया जाता है तो फिर उससे नीचे बात आती है, जब निर्णय ले लिया गया है तो अब उसके योजना बनाने की बात आएगी, यानी 5 आएगा। 5 के बाद क्या होगा? जब योजना बन चुकी है, अब योजना बनने के बाद उस योजना का आयोजन होगा, यानी 2 आएगा। अब 2 हो गया, अब आयोजन हो गया। आयोजन के बाद क्या होगा? उस आयोजन से संबंधित, आयोजन कहने का मतलब योजना का दिखाना, योजना की इस तरीके की योजना बना है। तो जब आयोजन हो गया तो उससे संबंधित कोई आदेश निकाला जाएगा, यानी 7 आ गया। अभी तक हमने निर्णयन रख लिया है, आयोजन रख लिया है, योजना रख लिया है और आदेश रख लिया। 7 के बाद कौन सी चीज आएगी? तो 7 के बाद कोई ना कोई उससे प्रभावित होगा, तो ये 3 आ जाएगा। 3 के बाद फिर आएगा आपका, 3 भी हो गया। अब बचा है समन्वय और मूल्यांकन। तो सबसे पहले आएगा समन्वय, यानी 4, और मूल्यांकन उसके बाद आएगा, यानी 6। तो यही क्रम होगा, और एक क्रम जिसमें भी होगा वही सही होगा। तो 1 5 2 7 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 1 5 2 7 3 4 6, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बताइए,
कौन सा कक्षा कक्ष प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? कक्षा कक्ष प्रबंधन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों में हम देखते हैं योजना की क्रियाओं का सिद्धांत, बैठक व्यवस्था का सिद्धांत। बैठक व्यवस्था का सिद्धांत मतलब लड़कियां अलग बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे, कौन से क्रम में बैठेंगे, क्या नाटे बच्चे पीछे बैठेंगे कि नाटे बच्चे आगे बैठेंगे, अधिक जानकारी रखने वाले यानी बुद्धिमान बच्चा सामने बैठेगा या पीछे बैठेगा, इस तरीके की चीजें। अधिकारिता का सिद्धांत, ये सब चीजें तो हमने पढ़ते ही है, लेकिन ये स्वतंत्रता का सिद्धांत अगर हम कक्षा कक्ष प्रबंधन की बात करें तो ये इसमें शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 विचारक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 33 क्या था? 33 का सी होगा यार, अधिकारिता का सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं आएगा ना, मैं स्वतंत्रता बोल दिया था शायद, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। खाली स्थान का मत है कि प्रशासन के 7 तत्व होते हैं, यानी किस व्यक्ति ने माना, किस विचारक ने माना था कि प्रशासन में 7 तत्व होते हैं, तो वह मार्टिन गुलिक था। ऑप्शन नंबर ए मार्टिन गुलिक। नेतृत्व लीडरशिप के बारे में पूछा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका सिलेबस जो है बहुआयामी सिलेबस है, इसमें आप मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, इसमें आप सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, इसमें आप एजुकेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे बीएड डीएड में जो सिलेबस है वो भी पढ़ते हैं, एमएड में जो सिलेबस है वो भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके बहुत सारी चीजों का समावेशन है। तो ये आपका जो प्रश्न है, पबेड भी पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, तो बहुत सारी चीजों का समावेशन है। यहां पे पूछा है नेतृत्व, यानी ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हो गया। लीडरशिप के विषय में एक त्रुटि आती है, जो प्रायः आती है, वो कौन सा होगा? ठीक, यानी लीडरशिप को ऐसा समझा जाता है, लेकिन लीडरशिप ऐसा है नहीं, वह कौन सा होगा? पहला कहता है पर्याप्त पृष्ठपोषण देने में असफल रहे। बी कहता है निर्णय लेने में असफल हो। ऑप्शन नंबर सी कहता है कर्मचारियों को सुनने में असफल हो। डी कहता है कर्मचारियों को प्रोन्नत करने में असफल रहे। तो इसमें से लीडरशिप की त्रुटि, लीडरशिप में कौन सी त्रुटि आती है? तो ये त्रुटि होती है ऑप्शन नंबर ए पृष्ठपोषण वाला। पृष्ठपोषण मतलब जो चीजें बताई गई वो पहुंची नहीं, जैसे मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, शायद आप समझ नहीं पाए। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के अनुसार प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय द्वारा कितने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो वह होगा 25% बच्चों को ऐसा दिया जाता है। वो 25% बच्चे जो कि कमजोर वर्ग से आते हैं, सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन क्या ये वाकई में फ्री होता है? 25% बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाया जाता है, तो प्राइवेट स्कूल वाला इनको निःशुल्क पढ़ाता है? ऐसा नहीं, सरकार इसके लिए पैसा देती है उनको। जितने भी बच्चे पढ़ेंगे उनके शुल्क का भुगतान कौन करता है? सरकार करती है, गवर्नमेंट करता है। तो आपके टैक्स के पैसे से ही वो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो स्कूल वाला है उसे फ्री में पढ़ा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है छत्तीसगढ़ में आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन किस तिथि से लागू हुआ? तो आपको सभी को मालूम है कि पूरे भारत में जो आरटीई है वह लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। और कहां पर लागू नहीं होता? तो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता ये, बाकी हर जगह लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 को। चूंकि छत्तीसगढ़ भी भारत का ही हिस्सा था, तो यहां पर भी 1 अप्रैल 2010 को ही लागू होगा। और 1 अप्रैल 2010 का ऑप्शन कहीं नहीं है, तो इससे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में आरटीई अधिनियम लागू नहीं किया गया? तो शुरुआत में यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, वर्तमान में सभी जगह लागू है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चूंकि 2013 में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए डी आंसर लिया गया। वर्तमान में अगर पूछेंगे तो अगर 5 ही ऑप्शन दे दे तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह पर लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस का दर्जा छीन लिया गया है। आरटीई द्वारा राइट टू एजुकेशन द्वारा कक्षा खाली स्थान तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी,
तो वह कक्षा 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। और अगर मैं कहूं कि बच्चे की आयु की बात करें तो बच्चे की आयु के विषय में अगर देखेंगे तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात ये करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कहता है राज्य बालक अधिकार सुरक्षा आयोग का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य बालक अधिकार सुरक्षा आयोग का क्या उद्देश्य है। सबसे पहला देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों के लिए रक्षा के उपायों का परीक्षण और उन पर पुनर्विचार करना है। दूसरा देखें, अगर दूसरा लाइन, बालक अधिकार आयोग की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। बालक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों का छानबीन करेगा, यानी जांच भी करता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होते गिरफ्तारी वगैरह के, लेकिन सामान्य अधिकार होते हैं जो सिविल जज के होते हैं, वैसे ही इस आयोग के पास। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, छात्रों को इस आधार पर प्रोन्नत किया जाना चाहिए, यानी छात्रों को, अगर छात्र पढ़ रहे हैं तो छात्रों को एक क्लास से दूसरे क्लास में, यानी पहली पास होकर दूसरी में, दूसरी पास होकर के तीसरी में कौन सा आधार होना चाहिए, कौन से आधार पर उनको प्रोन्नत किया जाना चाहिए, यानी पास किया जाना चाहिए, कुल मिला के वही पूछा। बुद्धि के आधार पर, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा अभी NEP 2020 है, जो अभी लागू हो ही रहा है, उसमें भी बात की गई है क्या, समग्र मूल्यांकन की। और जब राइट टू एजुकेशन आया था उस समय भी इसी समग्र मूल्यांकन की ही बात की जा रही थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के साथ उनको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोन्नत किया जाना चाहिए। प्रधानाचार्य का प्रमुख दायित्व तो क्या होता है। प्रधानाचार्य मतलब हेडमास्टर, जो प्रमुख होगा उस स्कूल का, उसका मुख्य काम क्या होगा। 42, निर्देशन कार्यक्रमों का संगठन व प्रशासन, अनुदेशन योजना में नेतृत्व प्रदान करना, विद्यालय अभिलेखों की देखरेख करना, अनुशासन की समस्याओं को संभालना, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है, प्रधानाचार्य जो हेडमास्टर है उसके बहुत सारे कार्य, हेडमास्टर के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन आपसे पूछा है कि प्रमुख ड्यूटी उसकी क्या है। अगर मैं कहूं कि क्या इनमें से उसकी कोई ड्यूटी नहीं है, तो आप कहेंगे सभी है, समस्याओं को संभालना भी है, अभी लोगों को उसी के उसमें रहता है। लेकिन अगर प्रमुख काम बोले या प्रमुख दायित्व तो बोले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुदेशन योजना में नेतृत्व प्रदान करना। अब ये अनुदेशन योजना क्या है, ये सब चीजें क्लास में। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होंगे जो एबीओ के क्लास को लेने के इच्छुक होंगे, यानी अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते होंगे। और अगर आप बीएड किए हुए हैं और साथ में आपकी पीजी डिग्री भी है, तो आपको ये तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्यों कि दूसरी परीक्षाओं में, अन्य जो परीक्षाएं होती है छत्तीसगढ़ के लेवल पर, उन परीक्षाओं में अगर आप तैयारी करेंगे तो वहां पर सभी लोग उसी तरीके से तैयारी करते हैं जैसा आप कर रहे हैं। वहां पे आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जैसे इंडियन जीएस हो गया, छत्तीसगढ़ जीएस हो गया, और मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं शामिल। ठीक, और जब इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं शामिल, तो जो पुराने समय से पढ़ने वाले योद्धा है वो क्या करते हैं, या फिर जो पीएचडी व्यापम की तैयारी लंबे समय से करते हैं, वो क्या करते हैं, आपसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन एबीओ में खास बात यही है कि जो सामान्य जो तैयारी करने वाले हैं वो इसको भर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बीएड प्लस पीजी दोनों मांगा है, तो बीएड और पीजी बहुत कम लोगों के पास होता है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो इसका सबसे एडवांस या फिर एडवांटेज वाला पॉइंट ये है कि इसमें आप देखेंगे जो पेपर सेकेंड है, उस पेपर सेकेंड में ऐसा है कि आप अगर कंप्लीट पढ़ ले तो उस पेपर सेकेंड में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। 150 प्रश्न पूछेगा, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो इस 150 प्रश्न में से आप 135 प्लस प्रश्न तक पहुंच सकते हैं। और अगर
2 बार पढ़े और 3 बार रिवीजन किए क्लास को, तो एकदम से 140 से नीचे का कुछ, 140 प्लस से नीचे का कुछ सोचना ही नहीं है सेकेंड पेपर में। कुल मिलाके सेकेंड पेपर बहुत आगे लेके जा सकता है, आपको इस चीज को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पेपर में सब एवरेज होंगे, लेकिन सेकेंड पेपर ही आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। तो ये चीज है और ये मजा है इसमें। जो बीएड किए हुए हैं उनको हर जगह से धुतकारा जा रहा है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में चूंकि इसमें डीएड की आवश्यकता है ही नहीं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा न्यू बैच में, तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। लेकिन हाँ, कोर्स ले तो समय पर लें, जल्दी लें, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। 198 प्लस पद है। लेट से कोर्स लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे। तो कोर्स लेना नहीं लेना सब बेकार है। उसके बाद समय पर लीजिए, समय से पहले लेंगे तो उसको पढ़ पाएंगे और उससे निकल पाएंगे। 198 पद था 2 साल पहले, अभी पदों की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि प्रमोशन हो चुका है। ध्यान रखिए, प्रमोशन के लिए लेटर जारी हो चुका है। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। अगर क्रियात्मक अनुसंधान की बात करें और इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंकड़ों की व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किया जाना बिल्कुल सही है। दूसरा, परिणामों का सामान्यीकरण, ये गलत है। आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से विश्लेषित बिल्कुल सही है। परिणामों को व्यवस्था सुधार हेतु प्रयोग करना बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही, जो कि यहां पर गलत होगा। एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित आधारों का प्रयोग किया जाता है। यानी बच्चों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, कौन से आधार होते हैं? वास्तविक आयु, मानसिक आयु, या सिर्फ वास्तविक आयु? वैसे तो ऑप्शन नंबर सी को इसको लिखना ही नहीं चाहिए था। क्यों? इसलिए नहीं लिखना चाहिए क्योंकि अगर सी को भी लेते हैं तो आंसर ए ही ले रहे हैं, ए को भी ले रहे हैं तो आंसर ए ही ले रहे हैं। क्योंकि क्या लिखा है? सिर्फ ए। सिर्फ ए का मतलब क्या हुआ? वास्तविक आयु की बात कर रहे हैं। तो ये प्रश्न तो अगर कहें तो 2 ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। अगर ऐसा देखेंगे तो या तो गलत है तो 2 ऑप्शन। वैसे तो इसमें सही उत्तर जो होगा ए और बी दोनों होगा, क्योंकि बच्चों को जो वर्गीकरण किया जाता है विद्यार्थियों का, वह मानसिक आयु और वास्तविक आयु इन्हीं 2 आधार पर किया जाता है। जब हम आईक्यू निकालते हैं तब भी इन्हीं 2 आयु की आवश्यकता हमें पड़ती है। क्या बोलते हैं? बौद्धिक, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट जो निकालते हैं, उसकी बात कर रहा था। आईक्यू जिसको थर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्रियात्मक अनुसंधान करने का सही क्रम क्या होगा? तो क्रियात्मक अनुसंधान करने का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले तो समस्या का चयन किया जाता है। फिर समस्या का जब चयन कर लेंगे तो आप एक परिकल्पना प्रतिपादित करेंगे। जब परिकल्पना बन जाएगी तो फिर आप करेंगे उस परिकल्पना पर कोई शोध करेंगे। देख लेते हैं, समस्या का चयन सबसे पहले किया जाएगा। हाँ, किया जाएगा, लेकिन इसके बाद परिकल्पना तो यहां पे दे दिया, नहीं होगा। तो ये समस्या का चयन के बाद परिकल्पना ही आएगा। तो ये आ जाएगा क्या? परिकल्पना है, समस्या का चयन, शोध रूपरेखा, ये भी नहीं होगा। ये तो परिकल्पना पहले नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले समस्या का चयन होगा, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा, प्रदत्तों का संकलन और प्रदत्तों का विश्लेषण, उसके बाद लास्ट में विश्लेषण पर पहुंचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्न में से एक रख रखाव कारक है। कौन सा रख रखाव का कारक है हर्ज़बर्ग के अनुसार? ये पूछा गया, तो उसने बताया ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, किसके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नियंत्रण बहुत आवश्यक है? कौन ऐसा कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नियंत्रण बहुत ज्यादा आवश्यक है? इस आवश्यकता पर जोर देने वाला व्यक्ति कौन है 47 का? तो वह था डेविस, और जिसका पूरा नाम अगर बोले तो IK डेविस के नाम से उसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रीसेज मापदंड में
शामिल है, कौन सा है प्रीसेस मापदंड के अंतर्गत शामिल 48, तो वो होता है प्रीसेस मापदंड की अगर बात करूं तो शैक्षिक और व्यवसायिक योग्यता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, छात्रों द्वारा शिक्षक के मूल्यांकन को प्रभावित करने का सबसे शक्तिशाली कारक है, यानी छात्र शिक्षक के मूल्यांकन को कैसे प्रभावित कर सकता है, तो वह कर सकता है, कोई भी छात्र अगर करना चाहता है तो वह करेगा निष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी के माध्यम से करेगा वो, ठीक, यानी चीजों को विस्तार से बता करके बच्चे शिक्षक को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षक को होना चाहिए कि वह, यानी शिक्षक का व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का उसका विचार होना चाहिए, इस विषय में पूछा है। अच्छी तरह से पढ़ाए और सोचे कि उसका काम समाप्त हो गया। बी कहता है कि छात्रों के अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करे। सी कहता है अपने छात्रों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ आवश्यक हो करे। डी कहता है अपने छात्रों के साथ दूरी रखे, या ऑप्शन ई कहता है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक को कैसा होना चाहिए, ऑप्शन सी के जैसा होना चाहिए, अपने छात्रों के कल्याण और बढ़ावा देने के लिए उनके क्या बोलते हैं अंदर छुपी प्रतिभा को निकालने के लिए जो कुछ उससे बन पड़ता है वह उसे करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा चलता है? सीबीएसई बोर्ड चलता है ना, सीबीएसई। छत्तीसगढ़ में कौन सा चलता है? सीजीबीएसई, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और ऐसा होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कौन इसको करता है रेगुलेट? सीबीएसई करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, माध्यमिक शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्र सरकार की योजना कौन सी है? तो माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्र सरकार की योजना कौन सी है? SSARUSAMLSA उपयुक्त सभी। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ये वाला RMSA। अब इसको मैं भूल गया इसका क्या है, ये कुछ ये रिकॉग्नाइज कुछ ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है, लेकिन मैं भूल गया हूं। होना यही चाहिए ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्या है। सी बिल्कुल सही। हंटर आयोग की सिफारिश निम्न पर दी थी, यानी हंटर आयोग ने किस विषय पर, यानी किस प्रकार की शिक्षा पर अपनी सिफारिश दी थी, वो आपको बताना है। ये आपका पूछा गया प्रश्न है। तो वह उसने माध्यमिक शिक्षा पर दिया था। मैक्सिमम जो विचारक हैं उन्होंने अपनी जो सिफारिश दी है वो सब माध्यमिक शिक्षा पर दिए हैं। बहुत कम है जो उच्च माध्यमिक या फिर हायर विश्वविद्यालय शिक्षा पर दिए हैं। ये हंटर आयोग वही वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यानी शिक्षा में जो प्रशासन होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? शैक्षिक प्रशासन को समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे? शैक्षिक प्रशासन मतलब कि कोई टीचर का ट्रांसफर करना है, कहीं प्यून लगाना है, नहीं लगाना है, खेल सामग्री देना है, अध्ययन सामग्री देना है, उसमें जो किसी का वेतन बढ़ाना है, किसी का कम करना है, किसी को प्रमोशन करना है, ये कौन निर्धारित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, यानी तीनों ही करती है कहीं कहीं पे। ठीक, कहीं पर केंद्र सरकार करेगी, जैसे सेंट्रल स्कूल है तो केंद्र सरकार करेगी। अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड का स्कूल है तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट करती है। अगर कोई निकाय है, जैसे कोई नगर निगम है, उसने अपना बोर्ड खोल रखा है, अपना स्कूल खोल रखा है, तो फिर स्थानीय निकाय नगर निगम कर लेगी। तो तीनों ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक प्रशासन में क्या शामिल नहीं है? ठीक, माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक प्रशासन में कौन सा चीज शामिल नहीं होगा? नामांकन एनरोलमेंट शामिल है, निधिकरण यानी फंडिंग शामिल है, अवरोधन वो भी शामिल है, रिटेंशन वो भी शामिल है, कक्षा शिक्षण क्लासरूम टीचिंग
शैक्षिक प्रशासन की बात कर रहा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो शैक्षिक प्रशासन में नामांकन, निधिकरण, अवरोधन ये भी शामिल है, लेकिन कक्षा शिक्षण यानी क्लासरूम टीचिंग शैक्षिक प्रशासन का पार्ट तो नहीं है। शिक्षा का पार्ट अवश्य है, लेकिन शैक्षिक प्रशासन का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है विद्यालय प्रबंधन में कौन सा सम्मिलित है, वो बताना है। विद्यालय संयंत्र का प्रबंधन, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, तीनों ही शामिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक पर्यवेक्षण की अध्यक्षता निम्न के द्वारा की जाती है। यानी विद्यालय स्तर पर अगर शिक्षा का पर्यवेक्षण करना है, शिक्षा का और वो करना है, क्या बोलते हैं पर्यवेक्षण, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पर्यवेक्षण मतलब एक तरीके से सुपरविजन करना है शिक्षा का, मतलब जो शैक्षिक कार्य हो रहे हैं उसका सुपरविजन करना है। तो पूछता है कि विद्यालय स्तर पर इसका सुपरविजन कौन करेगा, तो वही जो उस वहां विद्यालय का प्रमुख होगा। और प्रमुख को क्या नाम से जानते हैं, हम जानते हैं प्रधानाचार्य के नाम से। वही हेडमास्टर जो होगा वही होगा, अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल होगा, जो भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यवेक्षक किस पर्यवेक्षण में शिक्षक के स्तर पर आ जाता है। पर्यवेक्षण यानी शिक्षक किस स्तर का पर्यवेक्षण करता है, यह पूछना चाह रहा है घुमा फिरा के प्रश्न को। शिक्षक किस स्तर में आने के बाद पर्यवेक्षण का कार्य करने लगता है, तो वह सृजनात्मक पर्यवेक्षण जो होता है, क्रिएटिव पर्यवेक्षण जो होता है, क्रिएटिव सुपरविजन जो होता है वह करता है शिक्षक। सामान्य सी बात है, बच्चे क्रिएटिव कुछ कर रहे हैं उसको देखता है शिक्षक, वहां पे तो प्रधानाचार्य या हेडमास्टर आएगा नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा विभाग, प्रबंध समिति और सामान्य स्थायी समुदाय के मध्य कड़ी का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा विभाग, प्रबंधन समिति और सामान्य स्थानीय समुदाय के मध्य कड़ी के काम करता है। शिक्षा विभाग, प्रबंध समिति, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी शिक्षा का कोई मतलब ऊपर से कोई चीज आ रही है, मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब प्रशासन के स्तर से कोई जानकारी मिला है और उसको पहुंचाता कौन है जनता तक, तो वह होता है प्रधान पाठक। ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदाय तक उसकी कनेक्टिविटी, यानी बीच में कौन होता है, प्रधान पाठक होता है, और इधर होती है गवर्नमेंट सरकार, और इधर होता है कौन, आम जनता। आम जनता को आप लिख सकते हैं स्थानीय समुदाय, तो ये बीच का कड़ी कौन है, प्रधान पाठक ही है। बाकी इसको क्लास में समझाया हूं डिटेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, कक्षागत परिवेश में निम्न के अंतःक्रिया निहित है। निम्न में अंतःक्रिया निहित है। क्वेश्चन नंबर 60, कक्षा कक्ष परिवेश में निम्न में अंतःक्रिया निहित है। शिक्षक और प्रधानाचार्य, छात्र एवं अभिभावक, शिक्षक एवं अभिभावक, छात्र एवं प्रधानाचार्य। कक्षागत परिवेश में अगर अंतःक्रिया की बात करें तो अंतःक्रिया होता है शिक्षक और छात्र के बीच में, शिक्षक और छात्र के बीच में। कक्षागत परिवेश का मतलब कि एक क्लासरूम के अंदर की बात की जा रही है। यहाँ पे मान लो एक टीचर खड़ा है, इधर बच्चे खड़े हैं, तो इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया किसके बीच हो रही है, छात्र और शिक्षक के बीच में। लेकिन वैसा ऑप्शन तो है नहीं इसमें, शिक्षक प्रधानाचार्य है, छात्र अभिभावक है, तो अभिभावक छात्र तो घर में मिल सकते हैं लेकिन स्कूल में नहीं। वैसा शिक्षक अभिभावक है लेकिन ये क्लासरूम में नहीं मिलते, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, हाँ ई हो जाए। चलिए बस यहीं तक था ये क्लास। अब आके आने वाले फिर से मैं इसका जो अगला पार्ट होगा उसको भी लेकर के आऊंगा कुछ दिनों में। तो आप लोग बस ऐसे ही प्यार और मोहब्बत बनाए रखिए मेरे साथ। हाँ, अगर आप बीएड प्लस पीजी हैं तो मैं आपको फिर से जोर देके कहूंगा कि इसकी तैयारी को शुरू करिए। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, पदों की संख्या बढ़िया है, और अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि आसानी से आप निकल के पद को ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया, अगर क्लास ज्वाइन करना है, नहीं भी करना है तो सेकेंड पेपर को कम से कम तैयार करके रखिए। नमस्कार।